सिंह आप सभी का हृदय के साथ में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ और आशा करूंगा कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई लिखाई का कार्य भी बेहतर और सुचारू रूप से चल रहा होगा। ठीक है, हो जाएगा। चलो अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो हमने पढ़ लिया था। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बात करेंगे और डिटेल में काफी बात करेंगे और ध्यानपूर्वक चीजों को समझिएगा। आज हम बात करने वाले हैं किस पे? आज हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। ठीक है, किस पे बात करने वाले हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा प्रजनन अंग पे हम बात करने वाले हैं। ध्यान समझिएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से समझना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या होता है। ध्यान से समझना। अब बिल्कुल कमेंट्स को बंद कर दीजिएगा और ध्यान से समझना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन से हिस्से आते हैं। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अगर आप देखोगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सबसे मुख्य हिस्सा जो है वो ये है। ठीक है, जो इस समय आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, व्हाइट कलर का बना हुआ है। ये दोनों तरफ है, ये दोनों तरफ है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को ओवरी कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम ओवरी कहते हैं, यानी कि अंडाशय कहते हैं। ठीक है, अंडाशय कहते हैं। मैं इसको हटा के फिर से लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसे हम ओवरी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ओवरी, यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। अब ध्यान समझना, पहला स्ट्रक्चर हो गया अंडाशय। अब अंडाशय की संख्या कितनी है? 2। अंडाशय की संख्या कितनी है? अंडाशय की संख्या है 2, ओवरी की संख्या है 2। इस अंडाशय में क्या होता है? इस अंडाशय में अंडे का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है। ओवम, ओवम, ओवम जिसको बोलते हैं। ठीक है, अंडाणु का निर्माण होगा। ठीक है, और अंडाणु का जो नहीं, बीमार नहीं हो भाई, अंडाणु का जो निर्माण होता है वो याद रखना, वो हर एक महिला में एक ओवरी में एक मंथ में एक होता है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर मैं ये कहूं कि जनवरी में अगर इस ओवरी में अंडे का निर्माण एक हुआ है तो फरवरी में इसमें होगा, फिर मार्च में इसमें होगा, फिर अप्रैल में इसमें होगा। यानी कि एक मंथ में एक ओवरी में एक अंडा स्रावित होगा, निकलेगा। अब सोच करके देखना, 300 करोड़ स्पर्म आ रहे हैं। 300 करोड़ स्पर्म लेकर के आ रहे हैं। 300 करोड़ स्पर्म आ रहे हैं भाई। ठीक है, अब सोच करके देखना, ये मामला ठीक उसी प्रकार से है जैसे बाराती आ रहे हैं 300 करोड़। अब अंडे का निर्माण इसमें होगा, ये बात समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब पहले मैं स्ट्रक्चर समझा लेता हूं और क्या है। ये ओवरी जो है ये कनेक्ट है एक नली से। इधर से एक नली आ रही है, इधर से एक नली आ रही है। ये जो नली होती है, इस नली को फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। इस नली को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इस नली को क्या कहते हैं? देखो ध्यान से, इस नली को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। बहुत महत्वपूर्ण है ये फैलोपियन ट्यूब। इसे हम क्या कहते हैं? फैलोपियन नलिका कहते हैं। फैलोपियन नलिका कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं या फैलोपियन नलिका कहते हैं। तो फैलोपियन नलिका की भी संख्या 2 हो गई। एक ये फैलोपियन नलिका हो गई, एक ये फैलोपियन नलिका हो गई। ठीक है, अब अंडा जो है ये फैलोपियन नलिका के थ्रू इधर आएगा, इधर आएगा। ये जो बीच का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो है इसे हम कहते हैं क्या? इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं यूटेरस। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? जो बीच का स्ट्रक्चर होता है, ये जो बीच का स्ट्रक्चर है, बीच का स्ट्रक्चर है, इस बीच की स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं यूटेरस। इसे हम क्या कहते हैं? यूटेरस। यानी कि इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं गर्भाशय। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं गर्भाशय, यूटेरस कहते हैं।
तो तीसरा स्ट्रक्चर जो आप पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो है गर्भाशय, यानी इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्ट्रेस जो है गर्भाशय कहते हैं, ठीक है। गर्भाशय आगे चल करके पतली सी स्ट्रक्चर में कंप्लीट हो जा रही है, अब पतली सी स्ट्रक्चर में तब्दील हो जा रही है, जो आगे की तरफ उसका जो माउथ वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे होता है वेजाइनल ओपनिंग, या फिर यहाँ पे ही होता है वेजाइना, ठीक है। यहीं पे क्या होता है? यहीं पे होता है वेजाइना, ध्यान से सुनते चलना। यहाँ पे होता है क्या? ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको सबसे आगे फ्रंट पे दिख रहा है, यही जो स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम बोलते हैं वेजाइना, या इसी को हम कहते हैं क्या? इसी को हम कहते हैं हिंदी में क्या? योनि। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, तो इसके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में, अगर देखा जाए, तो आप एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप कौन कौन से हिस्से रख सकते हैं? एक आप वेजाइना रख सकते हैं, ऊपर की तरफ जाएंगे यूटेरस रख सकते हैं, यूटेरस से कनेक्ट है दो नली जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, और दो अंडे हैं जिसको दो जो है अंडाशय है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम कहते हैं ओवरी, ठीक है। तो एकदम बहुत आसान तरीके से केवल 4 स्ट्रक्चर याद रखो। इस 4 स्ट्रक्चर में आप पूरे के पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझ सकते हो, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो, फिर कभी दोबारा आपको समस्या नहीं होगी। अब एक एक करके सबकी खासियत सुनो, ठीक है। पहले तो क्या है, मैंने आपको अंडाशय के विषय में बता दिया, अंडाशय में ही अंडे का निर्माण होगा, और अंडा ही वह ऐसी कोशिका है, वह एक ऐसी अद्भुत कोशिका है जिसके अंदर जीवन देने की क्षमता है। भाई स्पर्म जो है जाकर के 300 करोड़ स्पर्म उसी एक अंडे के लिए आ रहे हैं। अब अंडे का निर्माण जो होता है किस तरीके से होता है और उसके निकलने की प्रक्रिया क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, देखिएगा। हर महिला में 12 साल के पश्चात, ठीक है, 12 साल के पश्चात, वर्तमान समय को देखते हुए, पहले ये समय था 16 साल, ठीक है, लेकिन इस समय जो लड़कियों के शरीर में जो परिवर्तन आ रहा है, या फिर जो उनके खान पान में परिवर्तन आ रहा है, जो वातावरण का तरीका है, उसके अनुसार जो है वो जो उम्र है वो इस समय शिफ्ट हो गई है, वो 12 के आसपास काउंट की जाती है। तो 12 वर्ष के पश्चात जो होता है, महिलाओं में एक विशेष जो है क्रिया शुरू होती है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं, यानी कि इसको मासिक धर्म के नाम से जानते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्या होता है, शरीर में बना हुआ जो एक वेस्ट आप कर सकते हैं ब्लड है, वो ब्लड कहां से आया अभी मैं उस पर बात करूंगा, वो शरीर से क्या होता है, वो बाहर निकलता है, ठीक है। अब यहां पर आपको ये समझना है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे मान लीजिए किसी भी महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल आना शुरू हुआ, ठीक है, अब आना शुरू हुआ तो जैसे 1 तारीख को उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल आई, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 तारीख से लेकर के लगभग 3 दिन या 4 दिन या किसी किसी में 5 दिन या 6 दिन चलती है, हार्डली 6 दिन चलती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, जिसको आमतौर पर सामान्य भाषा में आप पीरियड्स के नाम से जानते हैं, तो पीरियड्स की जो सामान्य अवधि होती है वो 1 से लेकर के 5 दिन के बीच बीच होती है। तो 1 से लेकर के 5 दिन के बीच में जो होता है, वो पीरियड्स का जो है मतलब पीरियड का वो टाइम होता है जिसमें वो ब्लड जो होता है शरीर से, यानी कि वेजाइना के थ्रू वो बाहर निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझ में आ गई आपको, दूसरी बात समझिएगा, सॉरी, जब दूसरी बात समझिएगा, जब ये प्रक्रिया हो जाती है, तो प्रक्रिया होने के पश्चात धीरे धीरे इसी ओवरी में अंडे का निर्माण होना शुरू होता है, यानी कि प्रक्रिया कंप्लीट होने के पश्चात अब इसी में जो विशेष कोशिकाएं हैं, जैसे टेस्टिस की विशेष कोशिकाएं हैं स्पर्म का निर्माण करती हैं, वैसे ओवरी में विशेष ऐसी कोशिकाएं हैं जो कि क्या करती हैं, अंडे का निर्माण शुरू कर देती हैं। कब? जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल समाप्त होती है तब। अब 5वें दिन मान के चलिए, डेट हो गई 5, मेंस्ट्रुअल साइकिल समाप्त हो गई है, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन तक ये जो है प्रक्रिया चलती रहेगी। कौन सी? कोशिका की। अब ये अंडा जो है, अब ये अंडा जो है यहाँ पे यानी कि पूरी तरीके से बन चुका है,
ये इस तरीके से, अब इस तरीके से इतना परिपक्व हो चुका है, इतना मैच्योर हो चुका है कि वो फर्टिलाइज कर सकता है, वो निषेचन की प्रक्रिया में आ सकता है। कौन से दिन? 12वें दिन। मैं बोल रहा हूं मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के बाद का जो 12वां दिन है, ठीक है, आया, समाप्त हुआ, उसके बाद से 12वां दिन, यानी कि मैं डेट के अनुसार बात कर रहा हूं, 1 तारीख से पकड़ेंगे तो मान लीजिए 12वें, ठीक है। तो 12वें दिन क्या होता है, मैं उसी पे आ रहा हूं, गजाला परेशान मत हो। तो 12वें दिन जो होता है, 12वें दिन या 13वें दिन, जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुई उसके 12वें या 13वें दिन जो होता है, ये जो अंडा होता है, जिसको ओवम कहते हैं आप, जिसको आप अंडाणु कहते हैं, ये अंडाणु क्या होता है, ये इस टेस्टिस, इस जो है ओवरी से निकल करके इस फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? इसी प्रक्रिया को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। ये कैसे? इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं, या इसी प्रक्रिया को हम ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ओव्यूलेशन का टाइम क्या है? 12वां दिन या फिर क्या 13वां दिन। 12वां या 13वां दिन ओव्यूलेशन का डेट होता है ना। ये क्या होता है? ओव्यूलेशन का डेट होता है, यानी कि इस प्रक्रिया में इसे हम कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन इसे कहते हैं, क्योंकि अंडा जो होता है उत्सर्ग होता है, निकलता है। कहां पे निकलता है? फैलोपियन ट्यूब में जाता है। वो कहां पे जाता है? फैलोपियन ट्यूब में जाता है। तो अब 12वें या 13वें दिन जो होता है वो आ गया। अब महिला में एक अलग अलग महिलाओं की मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो अलग अलग चलती है। किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है 3 दिन होती है, 2.5 दिन होती है, किसी की 4 दिन होती है, किसी की 5 दिन होती है। लेकिन ओव्यूलेशन की जो डेट होती है वो आप मान के चलना लगभग 12 से 13 दिन होती है, ठीक है। अब 12वें से 13वें दिन अंडा जो है यहाँ पे आया, ठीक। अब ये 13वें दिन था, 14वें दिन था, 15वें दिन था, 16वें दिन था, 17वें दिन था, 18वें दिन रहा, 19वें दिन रहा, 20वें दिन रहा, 21वें दिन रहा। ये 21वें 22वें दिन तक रहता है। ये 21वें से 22वें दिन तक रहता है, यानी कि 12 से लेकर के आप ये मान करके चलना, ये 22 दिन, ये 22 डेट आ गया है ना, 22 डेट आ गया। ये 22वां दिन है। 22वां डे कौन सा है? ये डे है 22वां डे। ये कौन सा डे है? ये 12वां डे। 12 से 22 के बीच में वो कहां पे रहता है? फैलोपियन ट्यूब में रहता है। और वो वहां पे परिपक्व भी होता है, वहां पे और मैच्योर भी होता है। धीरे धीरे बड़ा ही हो रहा है, जितना टाइम ले रहा है वो। कोशिका है, कोशिका का अपना एक टाइम होता है, तो जैसे जैसे वो और भी परिपक्व ही हो रही है। अगर इस दौरान, याद रख लेना, अगर इस दौरान कोई स्पर्म आकर के उससे मिल गया, किस दौरान? कहने का मतलब ये होता है, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो 1 तारीख से मैंने कहा है कि डेट जिस दिन से शुरू हुई है उसी दिन से 12वें दिन, ठीक है, 12वें दिन ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। हाँ, 12 से 22वें दिन तक कंसीव हो सकता है, बाकी दिन नहीं ना। हाँ बिल्कुल गजाला, यही सही है, ठीक है। वही मैं कह रहा हूं कि अगर इस समय 12वें से 22वें दिन के बीच में वो ओवम, यानी वो अद्भुत कोशिका जिसके अंदर जीवन बनाने की अद्भुत क्षमता है, वो इस फैलोपियन ट्यूब में रहेगी। अगर इस समय कोई भी महिला किसी पुरुष के साथ में संभोग की प्रक्रिया में आती है और स्पर्म जो होता है वो स्पर्म इजेकुलेट होगा कहां पे? वेजाइना में। वेजाइना से होते हुए होते हुए फैलोपियन ट्यूब में आता है। यानी कि निषेचन की प्रक्रिया कहां पे होती है? निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। आपसे सवाल पूछा जाएगा निषेचन की प्रक्रिया कहां पर होती है, तो निषेचन की प्रक्रिया होती है फैलोपियन ट्यूब में। आपसे सवाल, ये सारे सवाल पूछते हैं। निषेचन की प्रक्रिया कब से कब हो सकती है? 12 से 22 दिन के बीच में। 12 से 22 दिन में ही फर्टिलाइजेशन होगा।
याद रखना, क्योंकि 22वें दिन के पश्चात जो होता है वो अंडा जो होता है इस प्रक्रिया इधर आ जाता है और फिर अगले मंथ का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके थ्रू शरीर से बाहर निकलता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना जो होता है इस बात को संकेतित करता है कि इस महिला ने गर्भ धारण नहीं किया है। और अगर किसी भी महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना बंद हो गया क्योंकि उसने यूट्रस क्या कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया है, अब वो ब्लड शरीर से बाहर नहीं आएगा, वो अंडा बाहर से नहीं आएगा क्योंकि उसको पहले से ही फर्टिलाइज हो चुका है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे पहला पहला प्रश्न आप याद रखना कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहां पे होती है, फैलोपियन ट्यूब में। मैंने आपको बताया कि कल मैंने आपको बताया था जब एक बार पुरुष इजेकुलेट होता है जन्म प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, तो ये बात याद रखना, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता है गजला, बिल्कुल नहीं हो सकता। एक बार याद रखना, अब देखो तमाम प्रकार की भ्रांतियां हैं, ठीक है, ये तमाम प्रकार की भ्रांतियां हैं जो आपको समाज में महिलाओं के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा सुनने को मिलता है, ठीक है, कि जो है कोई महिला है वो पीरियड में कंसीव कर ली या उसके तुरंत बाद कर ली, ठीक है, तो ये केवल एक धारणा हो सकती है, ये केवल भ्रांतियां हो सकती हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। साइंस क्या कहता है उस साइंस के अकॉर्डिंग मैं बातें कर रहा हूं, इस वजह से, ठीक है, इस वजह से साइंस के अकॉर्डिंग ही चीजों को सुनने का प्रयास करिएगा, ठीक है। हाँ, नहीं, ये बात याद रखना, कतई नहीं, कभी नहीं, किसी भी स्थिति में नहीं। कंसीव के लिए आपको 12वें से 22वें दिन ही जो है ये चीजें हो सकती हैं, ये बात आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैं कह रहा हूं समाज में अलग अलग भ्रांतियां होती हैं, तो उन सारी चीजों के चक्करों में आप न पड़िए, ठीक है। देखो कई बार ऐसी स्थिति बनती है समाज, देखो जीवन में क्या होता है ना कि इस समय हमारा इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन सब पे हावी है, या फिर पहले के समय में ऐसी स्थिति बनती थी कि एक पुरुष या महिला जो होता है महीने भर जो होता है साथ में कभी नहीं रह पाते थे, और ऐसी स्थिति में क्या होता था कि कई बार मान लीजिए ऐसी स्थिति बनी कि 12वें से 22वें दिन के बीच में जो है उन्होंने फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के में नहीं आ पाए, तो कभी भी जाइगोट बन नहीं पाएगा, और जाइगोट नहीं बन पाएगा तो भ्रूण का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि यदि कोई महिला गर्भ धारण करती है तो उसको 12 से 22 दिन का प्रयास करना चाहिए, ठीक है, इस डे में, इस दिन में प्रयास करना चाहिए, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस बात को समझते हैं और चीजों को समझिएगा। अब मान लीजिए स्पर्म जा रहा है और यहाँ पे दोनों स्पर्म और वो मिल गए, ठीक है, यहाँ पे समझो, मामला समझो, 3 करोड़ की संख्या में स्पर्म निकला, 3 करोड़ की संख्या में, यहां से ही दौड़ लगाना सभी लोग शुरू किए, सारे के सारे दौड़ लगाना शुरू किए। स्पर्म जो होता है उसके पास में इसकी बहुत बेहतरीन एक पूंछ होती है, पूंछ, ये पूंछ को फ्लैजिलम कहा जाता है साइंस की भाषा में, इसको फ्लैजिलम कहते हैं, फ्लैजिलम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको फ्लैजिलम कहते हैं। ये जो फ्लैजिलम होता है ये बड़ी काम की होती है, ये तो इसका हेड होता है, यही फ्लैजिलम में फ्रक्टोज जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, याद रख लेना, इसी फ्लैजिलम में फ्रक्टोज है, यही फ्लैजिलम ऐसे 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 घूमता है और ये स्पर्म धीरे 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 क्या होता है, आगे बढ़ता है, ये धीरे धीरे क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो ये बात हमेशा याद रख लेना कि फ्लैजिलम के द्वारा ही शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु क्या करता है, वो आगे बढ़ता है। अब शुक्राणु इस दौरान अगर किसी महिला से अंडोत्सर्ग निकला है, अगर फर्टिलाइज हो गया तो जाहिर सी बात है जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट बनेगा तो वो जाइगोट धीरे 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 कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ये कौन सा स्थान है, ये स्थान है यूटरस, यानी कि जिसको बोलते हैं गर्भाशय, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गर्भाशय। आज तक ईश्वर ने हाँ बिल्कुल नहीं है बात जी, ठीक है। अब ध्यान समझो, आज तक ईश्वर ने हर एक चीज के जितने भी ऑर्गन है ना, सब ऑर्गन को जो है इधर उधर किया जा सकता है मनुष्य के द्वारा, लेकिन ये यूटरस अपने आप में अद्भुत है, ये बहुत अद्भुत संरचना होती है। अगर किसी बच्चे का विकास हो सकता है तो वो यूटरस में ही हो सकता है, और दुनिया में ऐसी कोई लेबोरेटरी नहीं है। देखो साइंस ने इतना विकास कर लिया है कि स्पर्म और ओवम को
अलग अलग मिला सकते हैं, बाहर मिला सकते हैं, फर्टिलाइज करवा सकते हैं, जाइगोट बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक भ्रूण का विकास अगर होगा तो वो यूटेरस में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है। ऐसी कोई लेबोरेटरी नहीं है जिसमें जाइगोट को विकसित किया जा सके। इसी वजह से अगर किसी भी महिला का अगर यूटेरस खराब हुआ तो दुनिया की कोई ताकत, कोई मेडिसिन, कोई सर्जरी उसको मां नहीं बना सकती। बाकी और कोई समस्या है अगर शरीर में, वो मां बन सकती है, वो एक बच्चे को जन्म दे सकती है, या उसके द्वारा बच्चे को, तमाम प्रकार के तरीके हैं। अभी मैं उन तरीकों पे भी आ रहा हूं, कैसे कैसे किस तरीके से चीजें होती हैं, अभी मैं उस पर भी आ रहा हूं। लेकिन अगर बच्चे को विकास करना है तो 9 महीने उसको यूटेरस में बिताना पड़ेगा गुरु। बिना 9 महीने यूटेरस में बिताए उसका विकास संभव ही नहीं। और वो क्या ऐसा उस एनवायरमेंट में है, उस यूटेरस में है, ये अद्भुत है अपने आप में। एक एमनियोसेंटिक फ्लूइड होता है, और इस एमनियोसेंटिक फ्लूइड में यानी कि द्रव में वो बच्चा जो है एक बेहतरीन तरीके से सरवाइव करता है। बाहरी चोट से उसको क्या करता है, उसको बचाता है। प्लेसेंटा के थ्रू जो होती है वो मां से जुड़ी रहती है। मां जो खाती है वही पोषण जो होता है एक बच्चे को मिलता है। कितना सुनने में, समझने में कितना अद्भुत लगता है ये सारी की सारी बातें। एक स्पर्म और एक ओवम, इन दोनों के अंदर इतनी अद्भुत क्षमता है कि ये दोनों के दोनों जो होते हैं एक नए जीवन को देने में समर्थ होते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया ही है जिस प्रक्रिया के द्वारा जो होता है किसी भी जीव में एक बच्चे का जन्म होता है। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में दिक्कत आती है। उस फर्टिलाइजेशन की समस्याओं को भी सुनते चलिएगा, इन दिक्कतों को सुनते चलिएगा। देखिए होता क्या है, सबसे क्या होता है, सबसे पहले जब रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में एक मेल और फीमेल आता है तो एक बात याद रख लेना, जैसे आपने पढ़ा है ना कि बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड पाई जाती है, आपने पढ़ा है प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है मेल में, वैसे फीमेल में यहाँ पे वेजाइना में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको बोलते हैं बार्थोलियन ग्लैंड। ध्यान से समझते चलना, अब यहाँ से कहानी को सुनते चलना। बार्थोलियन इसको ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बार्थोलियन ग्लैंड। एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं बार्थोलियन ग्लैंड। बार्थोलियन ग्रंथि का काम क्या होती है, बार्थोलियन ग्रंथि जो होती है ये रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में ये फ्लूइड स्रावित करती है, चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है, जिससे इस वेजाइना का पूरा हिस्सा जो होता है वो वेट हो जाता है, गीला हो जाता है, ताकि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया बेहतर तरीके से हो जाए। तो एक सवाल पूछा गया है कि बार्थोलियन ग्लैंड्स कहां पे पाई जाती है, तो बार्थोलियन ग्लैंड्स जो होती है फीमेल के वेजाइना में होती है, और इसका काम होता है रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में क्या करती है, सहायता करती है, हेल्प करती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे जो है स्पर्म को आगे बढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार के फ्लूइड महत्वपूर्ण होते हैं ना, सीमेन में आपने क्या देखा है कि केवल 5% स्पर्म है, बाकी 95% जो फ्लूइड है उसको क्या कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चाहे वो प्रोस्टेट फ्लूइड हो, चाहे वो सेमिनल फ्लूइड हो, चाहे वो बल्बो यूरिथ्रल फ्लूइड यानी कि कॉपर फ्लूइड हो, वो सारी बातें आपको याद होंगी। तो ठीक उसी प्रकार से बार्थोलियन ग्लैंड्स जो होती है ये पूरे हिस्से को वो क्या कर देती है, जैसे ही रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में आती है फीमेल का पूरा वेजाइना जो होता है वो पूरी तरीके से वेट हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे बार्थोलियन ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे ध्यान से समझते चलना। मैं जानता हूं थोड़ा सा ये मेरे लिए बोलना थोड़ा सा मेरे लिए जटिल है, कठिन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन सारी चीजों को जानिए अच्छे तरीके से, ठीक है, समझिए अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर आप अपने ऑर्गन को, अपने शरीर को जानते रहेंगे बेहतर ढंग से तो हमें लगता है कि आप एक बेहतर समझ भी विकसित कर सकते हैं। ये स्पर्म यहाँ पे जो है इजैकुलेट हुआ, मैंने आपको बताया है 3 ml लगभग होना चाहिए। 3 ml स्वस्थ मतलब एक पुरुष में होता है, ठीक है। ये जैसे जैसे मतलब कई प्रक्रियाओं में आता है तो प्रक्रिया वो मतलब इस सीमेन की मात्रा भी धीरे धीरे कम होती जाती है, सीमेन की मात्रा भी धीरे धीरे कम होती है। लेकिन यदि वो 3 ml सीमेन को निकालता है तो लगभग 300 करोड़ स्पर्म यहाँ से निकलते हैं, और वो निकलते हैं एक यात्रा पे, और इस यात्रा में उनको तलाश रहती है किसकी, ओवम की। अगर स्पर्म
मिल गया 12 से 22 दिन, तो ओवम यहाँ पे उसका इंतजार करता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाएगी। अब कई बार क्या होता है, एक माँ एक महिला जो होती है वो मां नहीं बन पाती है, या एक महिला में एक बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है, उसके पीछे का कई ढेर सारे कारण होते हैं। ठीक है, कई ढेर सारे कारण। ठीक है, ठीक है, कई ढेर सारे कारण होते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, पहले सबसे बड़ा कारण क्या होता है, फीमेल में ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है, इस फैलोपियन ट्यूब जो होती है बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, बेंड हो जाती है, या किसी भी स्थिति में ये स्पर्म जो है ओवम तक, या ओवम जो होती है ये स्पर्म तक नहीं पहुंच पाती, और परिणाम ये होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो पहला तो काम ये हो गया, पहली चीज तो आप ये समझिए, फैलोपियन नलिका में दिक्कत की वजह से ऐसा होता है, फैलोपियन नलिका में दिक्कत की वजह से होता है। ठीक, दूसरी बात याद रख लेना, दूसरी बात ये याद रख लेना, कई महिलाओं में ये जो ओवरी होता है, अंडाशय होता है, ये अंडाशय की कोशिकाएं एक स्वस्थ एग का निर्माण कर पाने में सक्षम नहीं हो पाती हैं। ठीक है, स्वस्थ एग का निर्माण कर पाने में सक्षम नहीं होती हैं। तो कहने का मतलब है कि एक स्वस्थ एग नहीं बन पाता है, और परिणाम ये होता है कि वो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में नहीं आ पाता। तो दूसरा कारण ये होता है ओवरी की स्वस्थ कोशिकाओं का न होना, और जिसकी वजह से वो जो है एक स्वस्थ अंडे का निर्माण नहीं कर पाती। तीसरा तीसरा जो होता है, वो शुक्राणु जो होते हैं वो हेल्दी नहीं होते हैं, स्पर्म जो होते हैं वो हेल्दी नहीं होते हैं। हमारा समाज आज के समय में ऐसा है कि अगर किसी भी महिला कोई बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है, तो प्रथम दृष्टया जो होती है, हम सभी लोग फीमेल को दोषी ठहरा देते हैं। ठीक है, ये एक पुरुष मानसिकता है, और पुरुष मानसिकता जो है ये कभी भी एक्सेप्ट करने के तैयार नहीं होती है कि वो भी उसके स्पर्म में भी दिक्कत हो सकती है, उसका स्पर्म भी हेल्दी नहीं हो सकता है। और सबसे ज्यादा जो समस्या इस समय आ रही है वो पुरुषों में ही आ रही है। अब मैंने आपको बताया कि फ्रस्ट्रेशन, एल्कोहलिक होना, ज्यादा दबाव होना, ठीक है, काम का ज्यादा भारी भरकम दबाव होना, जंक फूड का खाना, ये सारे के सारे कारणों की वजह से जो होता है स्पर्म पर सीधा इसका प्रभाव पड़ता है, और जिसके परिणाम स्वरूप जो होता है स्पर्म जो होता है वो अनहेल्दी हो सकता है। तो इस वजह से कभी भी अगर ऐसी समस्याएं होती हैं, तो पुरुष और महिला दोनों को एक प्रॉपर तरीके का टेस्ट करवाना चाहिए, दोनों को उस टेस्ट की प्रक्रिया में आना चाहिए, ताकि ये सही तरीके से पता लगाया जा सके कि आखिरकार समस्याएं कहां पर है। ये कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। और समस्या यदि है भी, तो आज के समय में हमारा जो चिकित्सा पद्धति है वो इतना एडवांस हो चुका है कि अगर पता चल गया कि ये समस्या है ना, तो बहुत आसानी से एक बच्चे को जन्म दिया जा सकता है, उसके बावजूद भी बशर्ते आपके पास में पैसा होना चाहिए। ठीक है, पहले समस्याओं पे बात कर लेते हैं एक करके, फिर मैं आता हूं कैसे उसका निदान क्या करेंगे। ठीक है, तो ये समस्याएं, तीसरा समस्या हो गया कि स्पर्म का क्या हो जाना, अनहेल्दी हो जाना। स्पर्म का अनहेल्दी क्यों होता है, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करना, फिजिकल वर्कआउट नहीं करना, जो होता है जंक फूड का खाना, ये सारी तमाम चीजें जो होती हैं, ये एक अनहेल्दी बनाने में, स्पर्म को अनहेल्दी बनाने में ये एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपने समझ लिया। अब होता क्या है, अगर मान लीजिए ये तीनों कार्ड हो गए, ठीक है, तीनों कार्डों में से कोई एक कार्ड हुआ, तो एक बच्चे को कभी भी जन्म नहीं दे सकती एक महिला। अच्छा, चौथा कार्ड क्या है, चौथा कार्ड क्या है, चौथा कार्ड होता है यूटेरस। देखना, यूटेरस, ठीक है, यूटेरस जो होता है, याद रखना, अगर ये खराब है तो कोई प्रश्न ही नहीं, बात खत्म। यूटेरस अगर नहीं है तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं है कि एक महिला बच्चे को जन्म दे सकती है। फिर उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया मार्केट में, सेरोगेसी। तो सेरोगेसी क्या है, आईवीएफ क्या है, अब थोड़ा उस पर भी मैं बात करना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इतनी बातें समझ में आ गई तो अब आपको समझ में आ जाएगा। मैं पढ़ाने चल रहा हूं अब आईवीएफ, थोड़ा सा मैं इसको बताऊंगा, आईवीएफ और एक सेरोगेसी। सेरोगेसी थोड़ा सा 5 मिनट अगर शांत रहेंगे आप लोग ना, तो बहुत कुछ चीजें सीख जाएंगे। ठीक है, आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसी को आप टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, इसी को आप टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा एक बड़ी मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है इंदिरा, इंदिरा का आईवीएफ बहुत चलता है, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, कहते हैं निसंतान दंपत्ति क्यों है निराश, मिलिए आइए, ठीक, इस प्रकार से वो ऐड करते हैं। सेरोगेसी को आप किराए की कोख कहते हैं, इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप किराए की कोख कहते हैं, किराए की कोख कहते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं दोनों का मतलब क्या होता है। पहले टेस्ट ट्यूब बेबी समझते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सी महिलाएं पहले करवाती हैं इसको समझो। अब ये ऐसी महिला जिसके फैलोपियन ट्यूब में दिक्कत है, मैंने बता दिया फैलोपियन ट्यूब में दिक्कत है। अब इससे हुआ क्या, अब इतना समझ में आ गया कि अब ओवम और स्पर्म का मिलन नहीं हो रहा है, वही दिक्कत हो रही है। महिला स्वस्थ है, ठीक है, सब कुछ सही है, मिल नहीं पा रहा है भाई स्पर्म और ओवम, मिल नहीं हो पा रहा है, बात समझ में आ रही, मिल नहीं पा रहा है, बाकी यूटेरस उटेरस सब सही है, सब मामला सही है, मिलवाना है बस। तो डॉक्टर साहब आईवीएफ टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, कहते हैं कि मेल से कहते हैं क्या, मेल से कहते हैं लाओ भाई अपना स्पर्म लाओ, वो बाहर निकाल के अपना स्पर्म देता है, और फीमेल से ओवम को निकाल लिया जाता है। फीमेल से क्या निकाल लिया जाता है, ओवम यानी कि अंडाणु, फीमेल से क्या निकाल लिया जाता है, अंडाणु को निकाल लिया जाता है। अब दोनों को क्या किया जाता है, दोनों को क्या किया जाता है, दोनों को बाहर निकाल दिया गया है, बाहर, क्या रखना, बाहर है वो, शरीर से बाहर है। अब दोनों को लैब में ले जा करके क्या किया गया, लैब में ले जा करके मिला दिया गया, यानी कि फर्टिलाइजेशन करा दिया गया, फर्टिलाइजेशन करा दिया गया, निषेचन करा दिया गया, मिला दिया गया। सेम प्रोसेस जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में मिलते थे, उसको बाहर मिला दिया गया, और मिलाने के पश्चात जो होता है उसको एक नलिका में लेके जाते हैं, एक ट्यूब होता है, ट्यूब, इस ट्यूब में लेकर जाते हैं, और ट्यूब में लेके जाते हैं, जब ये जब मिल गया तो ये क्या बना, ये जाइगोट बना, ये क्या बना, ये जाइगोट बना। अब जाइगोट बन गया है तो इस जाइगोट को ट्यूब में लेके गए, और ट्यूब में ले जाकर के इलेक्ट्रिक करंट दिया इन्होंने, यानी कि विद्युत आवेग, विद्युत झटका दिया। विद्युत झटका क्यों देते हैं, विद्युत झटका इसलिए देते हैं ताकि वो विभाजन करने लगे, विभाजन करने लगे, विभाजन लगे, वो कोशिका विभाजित होने लगे, विभाजित होने लगे। अब विद्युत आवेग, विद्युत झटका दिया गया, अब ये कोशिका 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे होने लगे। जाइगोट, जाइगोट के बाद मोरुला, मोरुला के बाद गेस्टुला, ठीक है, इस प्रकार से वो विभाजित होने लगा, टूटने लगा, अलग होने लगा। जब ये विभाजित होने लगा तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि अब ये कोशिका सही है, विभाजित हो रही है, अब सेल सेल से, टिश्यू टिश्यू से, ऑर्गन ऑर्गन से पूरा का पूरा शरीर बन सकता है। अब ये ले जा करके वो जो महिला जिसने ओवम को दिया था, उसी महिला के यूटेरस में इसको क्या करते हैं, पुनः क्या कर देते हैं, इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं, यूटेरस में जो है उसको डाल देते हैं, यूटेरस उसका सही है, अब धीरे धीरे गर्भ बनेगा, 9 महीने के बाद वो बच्चे को जन्म दे देगा, बेबी को जन्म दे देगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पर्म भी सेम दंपत्ति का है, उसी का ओवम है, उसी का शरीर है, उसी से बच्चे हो गए, कोई दिक्कत नहीं, सरकार को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है, सरकार भी कहती है ठीक है ये मामला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये इसमें कोई समस्या की बात नहीं। ये थोड़ी सी खर्चीली पद्धति होती है, लगभग 1.5 लाख 2 लाख का खर्चा आता है, जो भी है, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग मेडिकल्स के अलग अलग ये खर्चे होते हैं, ठीक है, इतनी बातें समझ में आपको आ गई होगी, इतनी बातें समझ में आपको आ गई होंगी, ठीक है। हाँ, अच्छा, इसमें क्या होता है ना कि कुछ जैसे जो लोग हैं, जैसे वर्तमान में आपने कई ढेर सारे एक्ट्रेस का नाम सुना होगा, ठीक है, उन्होंने अपने अंडे को फ्रीज करवा दिया है, अब शादी विवाह नहीं कर रही हैं, अब शादी विवाह नहीं कर रही हैं तो बच्चे तो भाई अभी हो नहीं रहे, लेकिन अगर मान लीजिए 20 साल बाद उनका मूड बन गया शादी करने का, तो क्या होगा, बच्चे तो होंगे नहीं। देखो एक बात हमेशा याद रखना, एक महिला 50 या 55 साल के बाद कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन एक पुरुष जो होता है वो आजीवन बाप बन सकता है, आजीवन बाप बन सकता है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि स्पर्म का निर्माण जो होता है
वो आजीवन होता है, आजीवन होता है, कम ज्यादा होता है, लेकिन आजीवन होता है स्पर्म का निर्माण, आजीवन। लेकिन महिला जो होती, ओवम का निर्माण जो होता है 55 साल के बाद नहीं होता है, फिर स्वतः मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। बात समझ आ रही? इसी को मेनोपॉज कहते हैं। दो टर्म याद रखना, दो नाम याद रखना। एक नाम होता है मेनार्की, एक शब्द होता है मेनार्की, और एक शब्द होता है मेनोपॉज। दोनों में अंतर क्या है? जिस दिन महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है ना, जिस दिन पहली बार जब आया, 12वें वर्ष मैंने बताया, 12 से 14 वर्ष में जब जो है पहला जो है पीरियड आया, उस स्थिति को मेनार्की कहते हैं, मेनार्की। और ये जो मेनोपॉज की स्थिति होती है वो लगभग 55 से 60 वर्ष की होती है। मैं 60 वर्ष लिख दे रहा हूं। ये क्रॉस हो गया, मेनोपॉज एक बार आ गया तो फिर वो कभी भी वो अंडे को निर्मित कर ही नहीं सकती है। तो कुल मिला के हाँ, आप कह सकते हैं कि एंडिंग ऑफ पीरियड ये मेनोपॉज कहलाता है। और जो इनिशियल जो होता है स्टेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसको मेनार्की कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और लेकिन स्पर्म जो होता है ना, यहाँ पे बात समझो, तो ये दोनों शब्द आपको क्लियर होने चाहिए। अब यहाँ पे ये समझ में आ गया आईवीएफ क्या होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम परख नली शिशु कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम परख नली शिशु कहते हैं। परख नली शिशु भी कहते हैं। परख नली शिशु क्यों कहते हैं? परख नली शिशु इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है वो जाइगोट जो फर्टिलाइज हुआ वो कहां पे? परख नली में हुआ है। इसी को परख नली शिशु, इसी को आईवीएफ, इसी को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। विट्रो का मतलब होता है नली, इन विट्रो नली में फर्टिलाइजेशन हुआ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब ये मामला तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबी भी से कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये सारे नाम एक हैं, याद रख लेना। अब दूसरी बात समझो, ये सेरोगेसी का नया कॉन्सेप्ट क्या आया, तामा झामा क्या आया? देखो क्या है, जैसे ये एक मेल और ये एक फीमेल। फीमेल में समस्या क्या है? फीमेल में समस्या है कि फीमेल का यूटरस खराब हो चुका है। इसका क्या हो चुका है? इसका यूटरस खराब हो चुका है। इसका यूटरस क्या हो चुका है? खराब हो चुका है। यूटरस क्या हो चुका है? खराब हो चुका है। अब यूटरस खराब हो चुका है, याद रखना। अब वो कभी तो माँ तो एक मतलब सब कुछ सही है, देखो सब कुछ सही है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, स्पर्म हो रहा है, ओवम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सारी चीजें है, लेकिन यूटरस में विकास ही नहीं हो पाएगा बच्चे का, तो कभी जन्म दे ही नहीं पाएगी। बाकी सारी प्रक्रिया सही है, उसमें उस महिला में अंडे का भी निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। अब होगा क्या? अब ये दोनों एक बच्चे को चाहते हैं कि एक बच्चा हो जाए उनका, लेकिन यूटरस में महिला की दिक्कत है। तो वो क्या करते हैं? वो एक महिला को, दूसरी महिला को हायर करते हैं। ये एक दूसरी महिला है, ये एक दूसरी महिला। इसको ये लोग जाके पकड़ते हैं, बातचीत करते हैं। क्या बात करते हैं? कि ऐसा है, मेरे यूटरस मेरा खराब है और आप क्या करिए, मेरे बच्चे को अपने गर्भ में जगह दीजिए। 9 महीना जब हो जाएगा और जब बच्चा जन्म ले लेगा तो मैं बच्चे को ले लूंगी आपसे। तो इसने कहा कि इसमें मेरा क्या फायदा, 9 महीना में मेहनत करूंगी। तो इन लोगों ने कहा कि भैया हम आपको बदले में पैसा देंगे, वो भी अच्छा खासा पैसा देंगे, अच्छा खासा पैसा देंगे, मतलब 15-20 लाख रुपए तक की डील होती है इसमें, कि आपको करना कुछ नहीं है, 9 महीने तक इसमें अपने अपने हमारे बच्चे को रखना है, उसके बाद जो है आपको बाहर करते ही हमको दे दीजिएगा। डील डन हो जाती है, डील डन हो गई। ठीक है, अब देखो सेम प्रोसेस यहां पर, ये मेल क्या करेगा? अपना स्पर्म निकालेगा। ये मेल क्या करेगा? अपना स्पर्म निकालेगा। ये फीमेल क्या करेगी? अपनी ओवम निकालेगी। दोनों को क्या किया जाएगा? फर्टिलाइज कराया जाएगा। कहां पे? उसी ट्यूब में, उसी ट्यूब में जहां पे ये हो रहा था,
ये यहां तक का प्रोसेस सेम मामला ठीक, विद्युत झटका दिया गया, विभाजन होना शुरू हुआ, अब ये मामला सही है, ये जाइगोट सही है, ठीक है, ये मामला सही है। क्या होगा जब ये सही है, तो अब यूटर ये जो जाइगोट है इसमें नहीं डाल सकते क्योंकि इसका यूटरस खराब है। अब इसको सीधे तौर पे इस महिला के शरीर में डाल देते हैं, इस महिला के शरीर में डाल देते हैं। अब महिला क्या करती है, 9 महीने तक उसको पोषण देती है, और उसके बाद जब वो बच्चा जन्म लेती है तो जो भी करार रहता है, एग्रीमेंट रहता है बढ़िया सही स्टाम्प पेपर पे कि 9 महीने बाद देना है, तो उसके बाद क्या होता है, बदले में पैसा दे देते हैं, बदले में बच्चे दे देती है। इसी को कहते हैं किराए की कोख, इसको कहते हैं किराया पर लिया गया है वो, ठीक है। अब यहां से धंधा शुरू होता है भारत में, धंधा ही तो चीजें चल रही, हर जगह पे लूप पॉइंट निकाल लिया जाता है। अब ये जो सेरोगेसी का कॉन्सेप्ट आया, ये दो चीजों को याद रख लेना, दो चीजों से इसको बहुत बढ़ावा मिला। पहला, जितने हाई क्लास के फैमिली की महिलाएं हैं, अब वो जो महिलाएं हैं जब गर्भ को धारण करती हैं, बच्चे को जन्म देती हैं या मातृत्व लाभ कमाते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे उनके शरीर पर असर पड़ता है। उनकी ये सोच है, घटिया सोच है, एक्चुअली इतनी घटिया सोच है कि उनका फिगर खराब हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में वो क्या करती हैं, किसी भी झुग्गी या झोपड़ी से किसी महिला को हायर कर लेती हैं, 9 महीना तक उसको अपने संरक्षण में रखती हैं, खूब खिलाती पिलाती हैं, खूब कायदे से खिलाते पिलाते हैं इनको अच्छे तरीके से, ताकि बच्चा डिस्टर्ब ना हो। और जब बच्चे को जन्म देते हैं, पैसा देकर के उसको हटा देते हैं। आज के समय में बहुत ढेर सारी सेलिब्रिटी के पास में जो है ऐसी स्थिति बनी हुई है, बहुत बहुत लोगों के पास में। एक लोगों का नाम गिनाने लायक नहीं है, कई लोगों का नाम आप देख सकते हैं, ठीक है, जिनमें से आदरणीय सुष्मिता सेन का भी नाम आपने सुन रखा होगा, आपने प्रियंका का भी नाम सुन रखा होगा, आपने अभी अभी मुझे ख्याल नहीं आ रहे हैं, आप गूगल करेंगे बहुत ढेर सारे लोग मिलेंगे। अब तो सेरोगेट फादर भी बन जाते हैं, तुषार कपूर सेरोगेट फादर बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा इस वजह से हुआ कि ये भारत में क्या है, भारत में जो है जिसको 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है, जो महिला झुग्गी झोपड़ियों में यहाँ पर आपको आसपास दिख रही है, अगर कोई उससे कहेगा कि भाई 9 महीने हम आपको बढ़िया से लेके चलेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, कमरे में रखेंगे, 15 लाख 20 लाख रुपया भी देंगे, तो कोई भी महिला इजी हो जो है तैयार हो जाएगी, इजी तैयार हो जाएगी। तो जो विदेशों के लोग थे वो भारत में आने लगे, विदेशों में जो लोग थे वो भारत में आते थे, डील डन होती थी, सारी प्रक्रिया होती थी, उसके बाद 9 महीने में अपने बच्चे को लेकर निकल लेते थे। अब कई बार ऐसा होता था कि बच्चा जो है इस महिला के शरीर में है, अब बच्चा किसी वजह से अपंग पैदा हो गया, भाई साइंटिफिक प्रक्रिया है, दोष आ जाएगा, पक्की बात है, साइंस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, एक बात हमेशा याद रख लेना। जितनी भी ये साइंस की चीजें होती है ना, वो कभी न कभी, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है, कब धोखा दे देंगी पता नहीं चलता है। सबसे ज्यादा जब जरूरत होता है ना, तब उसी समय मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाता, पैसा पेमेंट आप नहीं कर पाएंगे, सब कुछ रहेगा, मोबाइल में पैसा भी है, अकाउंट में पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उसी समय नेटवर्क खराब हो जाएगा, 4 लोगों के बीच में बेइज्जत हो जाएंगे आप, ये मामला होता है। तो वो आते थे और महिला को हायर करते थे, पैसा देते थे, बदले में चले जाते थे। अब पता लगा वो महिला अपंग बच्चे को पैदा कर दी, अब यही बच्चे जो होते हैं कहीं न कहीं जो है, या तो इस महिला उसको अडॉप्ट करे, अब इसको पैसा भी नहीं मिला, इसका शारीरिक दोहन भी हुआ, और ऐसे बच्चे को फिर ये लोग फेंकते हैं या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, जो भी अलग चीज है। इसी वजह से सरकार ने अब बाकायदा प्रतिबंध किया है, सेरोगेसी कानून लाया गया है संसद में कि अब सेरोगेट कौन बन सकता है, बाकायदा बताया गया है कि अगर किसी के पास में एक बच्चे हैं तो वो सेरोगेस में नहीं आ सकता है, कम से कम जो है 5 या 10 साल हो जाने चाहिए, तभी वो सेरोगेसी ऑप्शन तलाश सकता है। सेरोगेसी में जो महिला है वो उसकी निकट की रिश्तेदार होनी चाहिए,
कोई भी महिला नहीं हो जानी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से जो है एक बाकायदा कानून बनाया गया, लेकिन अभी भी कानून ही तो है। बिहार में सबसे ज्यादा शराबबंदी हुई, लेकिन सबसे ज्यादा बिहार में ही शराब बिकती है, कानून ही है, लेकिन उल्लंघन इसका अभी भी किया जाता है। तो ये होती है किराए की कोख, ठीक है। आशा करूंगा आपको ये दोनों चीजें बेहतर ढंग से समझ में आ गई कि सीरोगेसी में और आईवीएफ में दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है और दोनों में क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर होता है, ये दोनों में जो है सारी चीजें समानताएं भी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास आपकी और ये चैप्टर भी, ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, ठीक है। इतना ही था, बाकी सारी बातें मैं बता दूंगा। अभी जो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट मुझे पढ़ाना है, ठीक है। तो अभी मैं अगले सेशन में मैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट में पढ़ा दूंगा। इन प्लांट यानी कि पौधों में जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, इस पे बात कर लूंगा, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।